Start. Very good afternoon, boys and girls. So, today we commence the discussion of CA Foundation Law. This is my first lecture for CA Foundation Law. We have started recording the lectures on the new system. We have already completed the theory of demand and supply for CA Foundation Economics. So, let's go ahead with our journey of CA Foundation Law. Both the subjects are different in the manner they have been asked in the examinations. As we know, CA Foundation Economics is an objective paper जहाँ पर MCQs के फॉर्मेट में आपको 60 मार्क्स का सारा पेपर होगा. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100. 4 में से सिर्फ एक गोल करना है और पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा. But that is not the case with law. CA Foundation Law is a subjective paper where you will be getting marks only if you are able to write. And for writing, we need to have a lot of skills. Whatever skills you have developed in 11th 12th standard regarding theory subjects, same have to be implemented. I don't know what is the reason, but recently past 1 or 2 years, there is a lot of fear when it comes to CA Foundation Law. बहुत ज़्यादा डर जो है CA Foundation Law को लेकर स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ चुका है. कोई डरने वाली कोई बात नहीं है अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो. सिर्फ बात ये हो गई है कि आपस में स्टूडेंट्स ने इसका इतना हाइप कर दिया कि स्टूडेंट इतना डर गया. कैसा होता है कोई चीज़ की शुरुआत अगर हम नेगेटिविटी से करते हैं तो वो नेगेटिविटी और हम पे हावी होने लगती है. नेगेटिविटी जितनी फास्ट हम पे हावी होती है उतने फास्ट पॉजिटिविटी नहीं होती. ये हमारा मानसिक स्वभाव है हर इंसान का. तो इस वजह से क्या होता है, सभी लोगों से सुनता है, सीनियर्स बोल रहे हैं, उनके सीनियर्स बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है. हम पढ़ने से पहले ही दिमाग में बना लेते हैं कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. जब मैंने आपको कहा है कि आपका पूरा सब कुछ लॉ का सारा जो पार्ट है हम राइटिंग में नोट्स करते करते पूरी मॉड्यूल लिखने वाले हैं, सो आई डोंट फील कि उसमें कोई डिफिकल्ट होगा जहाँ पर बाद में आपको सोचना पड़ेगा कि लिखना क्या है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर CA फाउंडेशन लॉ में केस स्टडी कैसे लिखना बताओ ना, बहुत टेंशन आता है. आपने अपने स्कूलिंग तक एक क्वेश्चन लिखा है जिसे हम कहते हैं गिव रीजंस, लिखा है ना. स्कूलिंग में 10वीं कक्षा तक लिखा है गिव रीजंस. कभी उसके लिए अलग से सोचा है? नहीं. गिव रीजंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करते हैं, जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो कंसेप्ट समझ में आता है उसके बेसिस पे हमारे रीजनिंग देते हैं. हाँ या ना. हम बोर्ड में अग्री डिसएग्री लिखते हैं. अग्री डिसएग्री किस बेसिस पे लिखते हैं? जो चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद जो कंटेंट पढ़ा है उसके जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके आधार पर अग्री या डिसएग्री लिखना है. उस गिव रीजन की तरह, उस अग्री डिसएग्री की तरह ही आपका केस स्टडी है. प्लीज इसे अननेसेसरी इंपॉर्टेंस देकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. टेक इट एज ए गिव रीजन क्वेश्चन और अग्री डिसएग्री क्वेश्चन. सिर्फ वहां पे क्या है, एक्चुअल केस दिया गया है. अब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा पढ़ रहे हो तो उस एक्ट के आधारित, उस एक्ट के ऊपर एक केस दिया होगा. उस केस को आपको समझना है. केस पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये केस कौन से कंसेप्ट से जुड़ा है. आपको सिर्फ इतना ही करना है, उस जो केस में जो पूछा है उसके हिसाब से उसका आंसर लिखना है. और आंसर लिखते हुए जिस कंसेप्ट पे वो बेस्ड है उसी कंसेप्ट का वहां पे रेफरेंस देना है. जैसे हम गिव रीजंस लिखते हैं, गिव रीजंस में हमने अग्री डिसएग्री लिखा है. अग्री डिसएग्री में हमने बर्थ रेट के बताया कि एक ही कॉज है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं दिस इज नॉट द कॉज, देयर आर सेवरल अदर कॉजेज, फिर सारे कॉजेज बताते हैं. ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है. अगर आपको केस स्टडी दी गई है, केस दिया गया होगा, उस केस को पढ़ना है. कंसेप्ट क्या है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये तो आपको समझ जाएगा चैप्टर की रीडिंग के बाद. आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जैसे अग्री डिसएग्री लिखते हो, जैसे गिव रीजन लिखते हो, उसी को थोड़ा एक चेंज फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है. बाकी लॉ में केस स्टडी कैसा लिखना, ये इतना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट केस स्टडी. जितना डरोगे उतना डराता है कोई भी चीज. जितना तुम लॉ से डरोगे उतना लॉ तुम्हें आगे डराता रहेगा. जितना तुम सोचोगे इजी है, मेरे हिसाब से सीए फाउंडेशन में सबसे इजी सब्जेक्ट कोई है तो लॉ है. ये सब्जेक्ट ऐसा था मेरे सीपीटी के वक्त, जिस दिन मैम ने सिलेबस खत्म किया उस दिन मेरा सिलेबस का प्रिपरेशन हो गया. और मेरे वक्त तो एमसीक्यू था, 40 मार्क का था, आई स्कोर्ड 40 on 40.
लेकिन अब तुम्हारा राइटिंग है वो भी 100 मार्क का है। लॉ बहुत इजी है, तारे झपायचं करी जाऊन झोप। लॉ इज वेरी इजी सब्जेक्ट, लॉ इज वेरी इजी सब्जेक्ट। इजी एज इन कैसे? यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे हमने डिमांड चैप्टर देखा, डिमांड चैप्टर में अलग अलग डिटर्मिनेंट्स देखे, अलग अलग लॉज देखे, अलग अलग थ्योरी देखे, वहां पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना है। यहाँ पे तो दिमाग अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं, जो जैसा लॉ में है वो वैसा ही लिखना है। आपके मन से कुछ भी लिख सकते कि आप नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉ में जो दिया गया है वही चीज आपको लिखनी होगी, जो प्रोविजंस लॉ में दिए गए वही सब चीजें लिखने हैं, हाँ या ना, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, प्लेन है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो लॉ के लैंग्वेज में दिया गया है उसे एक आसान भाषा में समझना है, और आसान भाषा में समझ लो एक बार तो फिर कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। लॉ काफी सीधा प्लेन है, आपको सिर्फ उसको समझना है। एक बार आप सीए फाउंडेशन में उसकी आदत लगा लो। अब जैसे एसपी पढ़ रहे हैं, एसपी डिफिकल्ट लग रहा है क्या? दैट इज ऑल्सो प्योरली लॉ बेस्ड सब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो प्योरली लॉ बेस्ड सब्जेक्ट। उसमें आपका 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इज ऑल रिवॉल्विंग अराउंड द कंपनीज एक्ट। उसी को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, थोड़ा डेप्थ में अपने को सीए फाउंडेशन में सीखना है। तो प्लीज अपने दिमाग में से ये बात निकाल लीजिए कि सीए फाउंडेशन का लॉ डिफिकल्ट है। मैं आपको वादा करता हूं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आई प्रॉमिस टू जस्टिफाई माई सब्जेक्ट विथ एवरी एबिलिटी आई कैन। इस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को जितना आसान मैं मेरी ओर से कर सकता हूं उतना मैक्सिमम आसान करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ वीक दर वीक जो मैं एग्जाम्स कंडक्ट करता रहूंगा, इससे आपकी राइटिंग एबिलिटी और राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर कैसे हम हार्डवर्क कर सकते हैं इसके ऊपर भी मैं देखता रहूंगा आए दिन। Am I okay with things? Shall we start? देखो, सीए फाउंडेशन का जो लॉ है, इस लॉ के अंदर अपने को 5 एक्ट सीखने हैं मेजरली, जिसमें आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट, द एलएलपी एक्ट एंड द कंपनीज एक्ट। तो सर नो, और मैंने डे 1 के इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि मेजर वेटेज जो है आपको इस चैप्टर का है, जहां पे 60 मार्क्स के पेपर में से 22 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको अकेले इस पर्टिकुलर चैप्टर से आते हैं। यानी रफ ऑन अराउंड 40% वेटेज पूरे पेपर में ये एक अकेला चैप्टर लगता है, हाँ या ना, राइट। ये चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हम, क्या नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सीए फाउंडेशन लॉ के मुताबिक अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करते हो तो यूर प्रिपरेशन इज हाफ डन, आधा प्रिपरेशन आपका हो गया समझ लो, अगर आपने सिर्फ ये एक सिंगल एक्ट भी पढ़ लिया ठीक से। तो हमें सभी चीजें परफेक्टली करनी है, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा सिंपल प्लेन है, पूरा कॉमन लॉजिक के ऊपर है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। और जैसे मैं बताता हूं कि रोज मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको आपको घर जाके राइटिंग वर्क करना है, उस राइटिंग वर्क को कंप्लीट करते रहिए। और जैसे मैंने आपको सिखाया है, आपको सिर्फ राइटिंग वर्क नहीं करना है, राइटिंग वर्क लिखना है, लिखते लिखते पढ़ना है, उसके बाद मॉड्यूल को लेना है, मॉड्यूल को पढ़ना है, ये सब चीजें आपको करनी है। तो जिस फॉर्मेट में पढ़ने के लिए मैंने बताया है उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना होगा अगर आपको लॉ को इजी करना है। तो जितना पोर्शन मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ में से उतना आपको राइटिंग करना है, राइटिंग करते हुए उसकी रीडिंग करना है, वो रीडिंग करने के बाद समझने के बाद आपको मॉड्यूल ओपन करनी है। उतना पार्ट जितना मैंने पढ़ाया है उसका मॉड्यूल का पार्ट ओपन करो, मॉड्यूल में से रीडिंग करो। मॉड्यूल की रीडिंग कंपलसरी है, क्योंकि जब तक आप मॉड्यूल रीड नहीं करोगे आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को यूज टू नहीं हो पाओगे। अल्टीमेटली मॉड्यूल के बाहर से कुछ नहीं आता। कोई स्टडी मटेरियल किसी कोर्स के लिए बनाया जाता है इसलिए कि उस स्टडी मटेरियल के बाहर का पूछ सके, उस स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चंस पूछ सके, बट ऑब्वियस उस स्टडी मटेरियल में से क्वेश्चन पूछ सके। अगर आपको सीए फाउंडेशन पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती, प्रोवाइडेड आपने हर सब्जेक्ट का, हर मॉड्यूल का पन्ना ना पन्ना अच्छे से प्रिपेयर किया है। उस मॉड्यूल के बाहर आपको कुछ पढ़ने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उससे ज्यादा कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखा, तो मॉड्यूल में सिर्फ 108 एमसीक्यू है ना। मैंने जो एमसीक्यू बुकलेट दी है उसमें 800 एमसीक्यूज मैंने दिए हैं। तो वी आर प्रिपेयरिंग 8 times more than what is given to us. सो ऐसे इतना प्रिपरेशन करने के बाद डू यू थिंक देयर शुड बी स्कोप फॉर फेलियर? Should there be a scope for failure? No, there should be no scope for failure. The only thing is we have to give our 100%. Until unless we give our 100%, we can't get the results out of anything.
So without wasting any of our time, let's start with the Indian Contract Act 1872. बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लॉ कैसे बनता है। हमारे यहाँ पर लॉ एक्ट कानून तभी बनता है जब उसकी जरूरत महसूस होती है। लॉ या एक्ट पास करने का क्या तरीका है, हाउ अ लॉ इज पास्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन कंट्री, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया है। हाँ या ना, हाँ या ना, राइट। ठीक उसी तरह से डे टू डे जो हम ट्रेड करते हैं, इस ट्रेड के अंदर हम अनेक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ट्रेड बोलकर नहीं, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे ले, अभी हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, let us first try to discuss something about the word contract. About the word contract. अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। विष्णु took a rickshaw to station, railway station, and paid 20 rupees for same. विष्णु अपने घर से निकला, बाहर आते उसे एक ऑटो मिला, ऑटो उसने पकड़ लिया, ऑटो बैठते वो तक कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन तक जाना है। रेलवे स्टेशन पे विष्णु उतर गया और उतरते उसने उसका जो भाड़ा था, फेयर था, 20 रुपये उसने दे दिए। लिखता नहीं हूँ, काफी टाइम जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हम मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में हम डेटा यूज करते हैं, उस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए हमें रिचार्ज करना होता है, तो हम पैसे पे करते हैं, रिचार्ज करते हैं, और उस रिचार्ज के बाद हमें इंटरनेट का यूसेज मिलता है। हाँ या ना, यस और नो। आपने ट्यूशंस लगाई है, ट्यूशंस लगाने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ा, एडमिशन के लिए एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ा, एडमिशन प्रोसेस और फीस कंप्लीशन के बाद आपने ट्यूशन ज्वाइन की है। हाँ या ना, यस और नो। आप किराना दुकान पे जाते हो, किराना दुकान पर जाकर 50 रुपए देते हो और 50 रुपए की 1 किलो शक्कर लेकर आते हो, ठीक है। आप एटीएम में जाते हो, अपना एटीएम, अपना डेबिट कार्ड जो है वो उसके अंदर एटीएम में इंसर्ट करते हो, पिन डालते हो और उसमें से पैसा निकल कर लाते हो। इज इट ओके? मैंने हमारे दर्शन को प्रॉमिस किया कि तुम एग्जाम में टॉप लेकर आओ, तुम एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आओ, मैं तुम्हें ओरियो सिल्क दूंगा, ठीक है। And I'm trying to give you various examples. I'm trying to give you various examples. गणेश ने अपनी गाड़ी विष्णु को बेच दी और विष्णु ने बोला कि मैं तुम्हें इस गाड़ी के बदले में 10,000 रुपए दूंगा। कितने दूंगा? 10,000 रुपए दूंगा। प्रियम ने अपना मोबाइल ध्रुव को बेच दिया और ध्रुव ने बोला कि इस मोबाइल के बदले में तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। Now there are various examples which I'm talking about. What do you think? Are all these contracts? Yes or no? यस और नो, यस और नो। और कॉन्ट्रैक्ट वही है जो रिटर्न एग्रीमेंट में है, जिसे लिखा जाता है, जिसे ऐसा बॉन्ड पे लिखा जाएगा, उसके ऊपर साइन रहेंगे, दस्तखत रहेंगे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जितने मैंने सारे एग्जांपल लिए, डू यू थिंक दे आर कॉन्ट्रैक्ट? डू यू थिंक दे आर कॉन्ट्रैक्ट? यस और नो? सो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टेंडर मिला है, मतलब कोई कुछ कॉन्ट्रैक्ट कोई टेंडर ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब कभी भी दो लोगों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, जहां दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए राजी होते हैं, तो इस हर चीज को, इस हर अग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसे? कॉन्ट्रैक्ट। मैं एटीएम पर जाता हूं, एटीएम इज ऑफरिंग मी कैश, आई एम एक्सेप्टिंग देयर ऑफर बाय इंसर्टिंग द डेबिट कार्ड, बाय इंसर्टिंग द डेबिट कार्ड आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ कैश, आई एंटर द पिन and I withdraw the cash. So there is a contract between me and bank. There is a contract between me and bank. अब जब हम ऑटो में बैठते हैं, उसको बोलते हैं रुको रुको, कॉन्ट्रैक्ट है, अपने को एग्रीमेंट कराने का, बॉन्ड साइन करने का। हाँ नहीं ना? बोलते कैसे? नहीं ना? हम पानीपुरी के गाड़ी पे बैठे हैं, अभी लड़कियां का फेवरेट है पानीपुरी, बोले भैया भैया रुको 2 मिनट, 2 प्लेट पानीपुरी देना, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करो। बोलते कैसे? लेकिन आप जाते हो गाड़ी पर, 2 प्लेट 3 प्लेट पानीपुरी खाते हो, उसके बदले में उसे 20-30 रुपए देते हो। ये जो ट्रांजैक्शन आप दोनों के बीच में हुआ, वेर बोथ ऑफ यू हैव एग्रीड टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, वेर ही हैज एग्रीड टू
give you pani puri and you have agreed to pay him the price. All these kind of agreements and arrangements are nothing but the contract. So knowingly, unknowingly, in our day-to-day life, we enter into n number of contract. आपने रिचार्ज किया, आपका और टेलीफोन कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां पर आपने प्रॉमिस किया है कि पैसे पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिचार्ज, और अब टेलीफोन कंपनी की बात है, जो प्लान है उसके हिसाब से आपको सर्विस देने का है ना। तो ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं। मैंने क्या कहा, कानून या लॉ कब आता है? जब उसकी जरूरत महसूस होती है। दो एग्जाम्पल दिए मैंने, उस एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। गाड़ी किसने बेची? गणेश ने ना। गणेश सोल्ड हिज बाइक टू स्नो। घर जा बेटे, जाओ। गणेश sold his bike to Isnu and Isnu promised to pay rupees 20,000 for same. Pay rupees 20,000 for same. फिर उसके बाद प्रेम promised to sell his mobile to Dhruv and Dhruv promised to pay 5,000 rupees for same. Now my first question is, do you think there is contract in both the instances, in instance 1 and instance 2? हाँ या ना? yes or no? हमारे जुडिशियल प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? न्याय करना या अन्याय करना? राइट, इंसाफ करना है। राइट, कानून के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब देखो पहला पॉइंट, गणेश प्रॉमिस टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, विष्णु प्रॉमिस टू पे 20,000। तय अग्रीमेंट के हिसाब से, तय कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गणेश ने अपनी गाड़ी जो है इस्नू के नाम पे कर दी, पर इस्नू निकला हुशार। इस्नू बोला अब गाड़ी मेरे नाम पे हो गई, इसको पैसे नहीं दिए खर्च भी चल जाता है। और जब पैसे देने की बात आई और गणेश हमारे इस्नू के बाद इस्नू बोले पैसा, इस्नू बोला वेट, गाड़ी की चाबी चालू की, किक मारा, धूम 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 भुर, गायब, इस्नू गायब। अब हमारे गणेश के साथ न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? लेट्स से अब ये तकरार लेकर कि इसने मेरी गाड़ी लेकर चला गया, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे उसे गाड़ी देना था, उसके बदले में वो मुझे 20,000 रुपए देने वाला था। तय एग्रीमेंट के हिसाब से, तय कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैंने उसे अपनी गाड़ी दे दी, लेकिन इसनू ने मुझे पैसे नहीं दिए, बिना पैसे दिए ही भाग गया। नाउ इसनू इज लायबल फॉर 20,000 टू बी पेड टू गणेश एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स से देयर इज नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देयर इज नो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपको मालूम है जज साहब जो है वो फैसला किसके हिसाब से सुनाते हैं? जज्बात के हिसाब से या लॉ के हिसाब से? लॉ के हिसाब से। अगर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई लॉ ही नहीं है तो किसी भी कानून के अंदर क्या हम विष्णु को सजा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट को रूल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, उसे गाइड करने के लिए कानून लगता है, और सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन किए जाते हैं एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखो, प्रेम प्रॉमिस टू सेल मोबाइल टू ध्रुव एंड ध्रुव प्रॉमिस टू पे 5,000। लेट से ध्रुव ने 5,000 रुपए दे दिए और प्रेम बोला कि नहीं मैं मोबाइल नहीं दूंगा तुम्हें। बोला पैसे तो, बोला पैसे भी नहीं दूंगा। Now promise is fulfilled by Dhruv, but the other party, Prem, is not fulfilling the promise. अन्याय किसके साथ हो रहा है? ध्रुव के साथ। न्याय कब हो पाएगा? जब कानून है। जब सब न्याय कब करेंगे? जब उसके ऊपर कोई कानून है। तो दिन ब दिन जैसे मैन का इवोल्यूशन हुआ, हमारे ट्रेड का इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया इंडिया में, वैसे कॉन्ट्रैक्ट की संख्या जो है बढ़ती गई। पहले इंसान जो थे उनकी काफी बेसिक नीड्स थे, बेसिक नीड्स में इतने कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं थे, इतने कुछ कुटाने होते नहीं थे, तो सब निपट जाता था। लेकिन जैसे जैसे दौर ट्रेड का बढ़ता गया वैसे दिन ब दिन रोजाना हो रहे कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बढ़ने लगी। आए दिन आप मैं हर कोई रोजाना 100 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता। जगह हम रिक्शा ले लेते हैं, कोई होटल में जाकर खा लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ ले लेते हैं, हर वो चीज कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। राइट?
सो दिन ब दिन जो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे और उसमें से प्रॉब्लम्स भी बहुत निकलने लगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, किसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने, किसे हम इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कराएं, किसे लॉ के हिसाब से एनफोर्स करें, किसे लॉ के हिसाब से एनफोर्स नहीं करें। ऐसे बहुत से प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज लॉ मेकर्स के सामने आने लगी। तभी जाकर नीड महसूस हुई कि नहीं, एक अलग से एक्ट चाहिए जो सारे कॉन्ट्रैक्ट को रूल करता है और सारे कॉन्ट्रैक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। सो द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट in the year 1872 brought a special act for contract which is called as the Indian Contract Act 1872. This was act which was passed in 1872. When did India get independence? 1947. ठीक है. Now my question to you is, India got independence in 1947. This act was passed in 1872. अब मुझे बताओ ये एक्ट कौन से पार्लियामेंट में पास हुआ? इंडियन पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट में? ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट? हाँ, ब्रिटिश British Indian Parliament means Parliament of India which is run by the British. एक बात समझने की कोशिश करो, we had Parliament before independence also. We had Parliament before independence also. ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले हमारी पार्लियामेंट ब्रिटिश की थी तो हमारा ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ है। ये एक्ट हमारे इंडियन पार्लियामेंट में ही पास हुआ है, लेकिन कौन सा? British Indian Parliament. That time in 1872 the Parliament of India was run by British, hence it is called as British Indian Parliament. Are we okay? This act was passed in British Indian Parliament in the year 1872. Hi Anna. This act was primarily framed with in all 232 sections. In all 238 सेक्शन, 238 सेक्शंस पूरे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में जब वो एक्ट बना तब इसमें पूरे 238 सेक्शंस इसमें लाए गए। लेकिन 1930 के अंदर ये देखा गया कि सेल से जुड़े जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेल से, जैसे कोई प्रोड्यूसर चीजें प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोड्यूस करने के बाद क्या करता है? उसे सेल करता है। सेल के जितने भी टर्म्स और कंडीशंस थे या गुड्स सेल या सर्विसेज सेलिंग में जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस रह रहे थे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और उसके बहुत से पॉइंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ठीक तरह से एड्रेस नहीं हो पा रहे थे। सेल ऑफ गुड्स को लेकर बहुत से ऐसे पॉइंट थे जिसे स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ठीक तरह से कवर किया नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से 1900 के दौर के बाद में हमने ये देखा बहुत सारे सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे चीजें होने लगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू में नहीं आ रही है, और जिसकी वजह से सेल ऑफ गुड्स यानी गुड्स को बेचने लेने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काफी सारी डिफिकल्टीज फेस हो रही थी। मैंने आपको कहा है जब कभी भी डिफिकल्टी फेस होती है जुडिशरी सिस्टम में तो हम नया लॉ लाते हैं, तो लॉ मेकर्स ने क्या किया उस वक्त, सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया। पूरे सेक्शन कितने इसमें? 238। आउट ऑफ दिस 238 सेक्शन नंबर 76 ऑनवर्ड्स टू सेक्शन नंबर 123 वर रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नाउ सेक्शन नंबर 76 to section number 123 is a separate act in itself, which we will learn after this chapter, which is called as the Sale of Goods Act 1930। तो पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये दोनों एक ही एक्ट थे, लेकिन बाद में 1872 में जब ये एक्ट पारित हुआ, पास हुआ, उसके बाद 1900 के दशक में जब हम गए तो हम ये देखने लगे कि सेल कॉन्ट्रैक्ट को जुड़े बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ठीक तरह से कवर अप नहीं हो रहे। बहुत से पॉइंट ऐसे सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं
जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। इसीलिए लॉ मेकर्स ने क्या सोचा कि सेल ऑफ गुड को लेकर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, गुड सेल को लेकर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए एक अलग एक्ट ही होना चाहिए। तभी जाकर सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123 इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया गया और इसे एक अलग एक्ट के तौर पे पास कर लिया गया, जिसका नाम दिया गया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इज इट ओके? नाउ section number 1 to section number 75 consist of all the sections which are specifically regarding formation of a contract. Formation of a contract, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना, परफॉर्म करना, परफॉर्म करने के बाद अगर उसको परफॉर्म नहीं करता तो उसको ब्रीच, ये सारे कंडीशन माने जनरल कंडीशंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 75 में दी गए हैं। सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक जनरली सभी कॉन्ट्रैक्ट को जो अप्लाई होते हैं ऐसे कंडीशंस दिए गए हैं। सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 तक वो सारे सेक्शंस है जो जनरली हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होते हैं, जो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होते हैं। आपके पूरे सीए फाउंडेशन सिलेबस में आपको इन्हीं सेक्शन को पढ़ना है, जनरल कंडीशंस रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको सीए फाउंडेशन के सिलेबस में जो आएगा दैट इज सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 75। इतना ही आपका सीए फाउंडेशन पार्ट एंड पार्सल सिलेबस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123 जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो पूरा अपने को अगले चैप्टर में पढ़ना है, वो पूरा अपने को अगले चैप्टर में पढ़ना है। ये भी कहां पर आया बेटा अपने को? सीए फाउंडेशन में ही है। और फिर बाद में सेक्शन नंबर 124 से लेकर सेक्शन नंबर 238। नाउ दीज आर द सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच आर एप्लीकेबल टू स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन नंबर 124 से लेके 238 एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 124 से लेके सेक्शन नंबर 238 तक के सेक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 124 से 238 जो सेक्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है, जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होते हैं, दिस विल बी स्टडीड इन द सीए इंटर सिलेबस। सीए इंटर के आपके सिलेबस में स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 124 से 238 आर कवर्ड। इज इट ओके? तो पढ़ना तो अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा है, लेकिन उसके अंदर का 123 सेक्शन तक आपको सीए फाउंडेशन में है, जहां पे पहले 75 सेक्शन तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 76 से लेके 123 तक हम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे, और उसके बाद 124 से लेके 238 तक का जो सेक्शन है वो सारा कहां पढ़ा जाएगा? अंडर सीए इंटर एज कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल टू स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी ओके? अभी ओके? इज एवरीवन क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस? यस और नो? चलो, चैप्टर का नाम क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देयर इज वन मोर थिंग विच आई गोट टू से इन्फॉर्म यू। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अच्छा, रिसेंटली एक बहुत बड़ी घटना हमारे भारत में घटी है, दैट इज रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 370 विच वाज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में ब्रीफ मैंने आपको ऑलरेडी 11th के क्लास में बताया था ना, राइट? कि धारा 370 हटने से पहले जम्मू एंड कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, बट वो इट वॉज नॉट इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जब तक धारा 370 लागू थी तब तक जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो लॉ है वही एप्लीकेबल होते थे। ऑल द लॉज एंड रूल्स applicable in the state of Jammu and Kashmir were framed and passed by the Jammu and Kashmir government and assembly only. The law and act passed by the Indian central government were not applicable in the state of Jammu and Kashmir. तो अभी जो 370 का सेक्शन लगा है, हटाया गया है, ये 370 का सेक्शन, धारा 370 कलम 370 की हटाने से पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was applicable to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. जब मैं सीपीटी में पढ़ा था तो मैंने यही पढ़ा था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर। अब तुम उस टाइम में पढ़ रहे हो जब 370 की कलम हटा दी गई है। नाउ कश्मीर इज ऑल्सो एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। मुंदड़ा जी, कश्मीर इज ऑल्सो, हाँ जाके मुंह दो क्या, कश्मीर इज ऑल्सो द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया। सो नाउ यू कैन क्लियरली से that the Indian Contract Act 1872 is applicable to whole of India. The Indian Contract Act 1872 is applicable to whole of India. Yes or no? हाँ या ना? Right? Start. So, after having a quick brief of the chapter, now let's move on to understanding the main crux of the chapter. मेन कोर पार्ट चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। किसी भी चैप्टर को समझने से पहले अगर हम उस चैप्टर की बाउंड्री अगर समझ लेते हैं तो हमें उसके हिसाब से प्रिपरेशन करने के लिए आसानी होगी। जैसे क्रिकेट में जब बैट्समैन बैटिंग करता है और बॉलर बॉलिंग करता है तो उसे बाउंड्री से पता होती है। तब बॉलर जो है फील्डिंग को इस हिसाब से सेट करता है कि बाउंड्री ना जाए, और बैट्समैन जो है वो ये हिसाब से बैटिंग करता है कि उसका बॉल बाउंड्री के पार जाए। सही है ना? दोनों के लिए खेलना आसान कब है? बॉलर को बॉलिंग डालना और बैट्समैन को बैटिंग करना आसान इसलिए है क्योंकि दोनों को भी बाउंड्रीज पता है। वो प्लेयर हम हैं। बाउंड्री कौन सी है अब हमारी? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हर चैप्टर से पहले मैं आपको आपकी बाउंड्रीज बताऊंगा या ओवरव्यू बताऊंगा कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या चीजें सीखनी है। उस बाउंड्री के विदिन सब चीजें अगर आप कर लो तो फिर आप अच्छी तरह से खेल पाओगे। उस बाउंड्री के विदिन आप सब चीजें सीख लो तो चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू और द बाउंड्रीज विदिन विच वी हैव टू लर्न द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 which is given to us in the CA Foundation syllabus. As I have told you, in first 6 units, we are going to cover only those sections which are general principles which are applicable to every contract. We are not going to talk about special contracts and we are not going to discuss any sections of the special contract. हम CA Foundation के सारे इस बाउंड्री के अंदर उन्हीं सेक्शंस को पढ़ने वाले हैं जो स्पेसिफिकली जनरल प्रिंसिपल्स है या जनरल रूल्स है जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को जनरली अप्लाई होते हैं। अभी क्लियर? तो हमें ओवरव्यू में अगर हम देखें, बाउंड्री अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर को आपको 6 हिस्सों में समझना है। पूरे चैप्टर को हम कितने हिस्सों में समझेंगे? 6। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के होते हैं, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में समझाई जाती है। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इस चैप्टर की यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देगा। कॉन्ट्रैक्ट किसके बेसिस पे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जब कभी भी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें उसके लिए कुछ करना है, हम इसलिए करते हैं कि कुछ देकर हमें कुछ वापस लेना है। इस चीज को हम कहते हैं कंसिडरेशन। तो वो क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन कैसा हो सकता है, वैलिड कंसिडरेशन क्या होता है, इनवैलिड कंसिडरेशन क्या होता है, ये सारा हम यूनिट नंबर 2 में सीखने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 हमें बताएगा इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लीगल हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल भी हो सकता है, राइट? हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सभी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये हमें समझना है। तो हमें यूनिट नंबर 3 समझना पड़ेगा जहां पर हम समझेंगे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो हम कानून में एनफोर्स कर सकते हैं, जिसे हम कोर्ट के अंदर एनफोर्स कर सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है हम यूनिट नंबर 3 में सीखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे गणेश और विष्णु के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ध्रुव और प्रेम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करता है, कैसे करता है, ये हम यूनिट में सीखेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब 2 पार्टी के बीच में होता है तो उसे परफॉर्म किसे किया जाता है, कौन से व्यक्ति की क्या लायबिलिटी होती है,
ये सारे प्रोविजंस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेकिंग। जब कभी भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और लॉ के हिसाब से उसके क्या प्रोविजन है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में इसनु गाड़ी लेके भाग गया और प्रेम जो है वो मोबाइल नहीं दे रहा। इन दोनों इंस्टेंसेस में अगर दोनों पार्टी में से अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास क्या ऑप्शंस है और जिस व्यक्ति ने ये ब्रीच किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, उसे क्या पनिशमेंट होगी, ये सारे हम जानेंगे यूनिट नंबर 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फिर हम देखेंगे लास्ट यूनिट नंबर 6 कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही दो सिंपल टाइप स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसका डिस्कशन हम यूनिट नंबर 6 के अंदर करेंगे। ठीक है, बाकी यूनिट नंबर 1 to 6 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल रूल्स है जो कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होते हैं। अभी ओके विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सभी को इंट्रोडक्शन समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 1 द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Starting with the nature of contract, let's first try to discuss the preliminary terms and definitions of the word contract. Nature of contract. Nature of contract में basic contract क्या होता है, उसे define कैसा किया जाता है, contract के क्या क्या elements है जिनको जोड़कर contract बनता है, contract की enforceability कैसे होती है, ये सारे चीजें हमें समझना है। देखो, जब कभी भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं तो लॉ बनाते वक्त एक्ट के अंदर जितने भी चीजें हैं हर वर्ड का मतलब वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैंने कहा है आपको कि हमारे यहाँ पर लॉ मेकर से ज्यादा दिमाग लॉ का जो इस्तेमाल करने हैं, जिनके ऊपर लागू है लोग, वो करते हैं। क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम जुगाड़ सिस्टम है, हम हर किसी में से रास्ता निकाल लेते हैं। सो लॉ मेकर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फ्रेमिंग द लॉ। तो हम यहाँ पर इस एक्ट में देखेंगे हर दूसरी चीज जो लॉ में बेयर एक्ट में मेंशन की है उसका डिफिनेशन दिया गया है। अगर उसके एक से दो मतलब होते हैं, किसी भी चीज का एक से ज्यादा अगर मतलब हो तो उसका मतलब क्या है ये स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाएगा। क्योंकि अगर एक चीज का एक से ज्यादा मतलब हो, अगर वो डिफाइन नहीं है एक्ट में, तो उसका हर व्यक्ति जैसे चाहे वैसे मतलब निकाल सकता है। राइट? सो इस पूरे फर्स्ट यूनिट में हम हर एलिमेंट समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट के और कॉन्ट्रैक्ट की इस डिफिनेशन को पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। So let's start with nature of contract. Now what do you mean by contract? Contract is defined in section 2H of the Indian Contract Act 1872. Contract Act के section number 2H, section number 2 subsection H में define किया गया है the term contract. How is it defined? Contract is an agreement enforceable by law. क्या बोला है यहाँ पर? Contract is an agreement enforceable by law. देखो, अब हम डेफिनेशन के हर वर्ड को समझने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट कैन बी ऑफ डोमेस्टिक इन नेचर एंड नॉन डोमेस्टिक इन नेचर। Agreement can be domestic in nature and non-domestic in nature. Yes or no? Right? अचानक से विष्णु के फोन पे रिंग बजती है और फोन पे होती है रश्मिका, और रश्मिका फोन पहले जैसे ही विष्णु उठाता है तो उठाता है उसके केरला लैंग्वेज में बोलने लगती है। तो बोलता है हाँ मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा हिंदी में समझा। तो बोले कि विष्णु बात ऐसी है कि मम्मी ने तुम्हें आज शाम को चाय पे बुलाया है।
शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने इसनू को चाय पे बुलाया है। इसनू खुश हो गया। अब इसनू बोला जाना पड़ेगा, मम्मी ने चाय पे बुलाया है, जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जैसे विष्णु रेडी वेडी होके आता है, फटाफट मस्त जेल वेल लगा एकदम सेट करके पूरी परफ्यूम की बोतल उतार ली है, मम्मी ने बुलाया है। वो जैसे ऊपर से नीचे आता है, नीचे पापा जी कुटा भटकता, बोले कुछ नहीं जाके आता हूँ। बोले कहाँ जा रहे? कुछ नहीं। बोला थोड़ा दोस्त ने बुलाया, दोस्त के घर जाना है। कुछ जाना बिना नहीं, सर का फोन आया था तुम होमवर्क नहीं करे, चलो ऊपर जाओ बेटा, जाके होमवर्क कंप्लीट करो। बोले नहीं नहीं मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना ही है। पापा बोले तू जातो कि खातो? फिर बोला नहीं नहीं, अब पापा जो है अड़कर बैठ गए, एक तो तुम खाओ या जाओ। विष्णु का जाने का बहुत मन है, लेकिन पापा ने मना कर दिया। विष्णु चुपचाप ऊपर जाकर बैठ गया। फिर बाद में टाइम जो दिया था 6 बजे का वो निकल गया, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, विष्णु हमारे घर में बैठा गया नहीं। और ये बात जैसे ही रश्मिका को समझी, रश्मिका बहुत उदास हो गई, उसका हार्ट ब्रेकअप हो गया। इमीडिएटली ब्रेकअप सॉन्ग बजने लग गया। और फिर गुस्से गुस्से में रश्मिका ने 5 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल, 20 कॉल विष्णु को करने लगी और बोलने लगी। वो विष्णु हमारे डर के मारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब बेचारा विष्णु किस मुंह से फोन उठाए ना, एक तो मम्मी ने चाय पे बुलाया, विष्णु गया नहीं। और जैसे ही फोन उठाया, तुम चाय पे क्यों नहीं आए? तो बोले पापा ने मना किया था। बोले ऐसे कैसे मना किया? ये नहीं सही हुआ, ये सही नहीं हुआ। बोले दिनेश सर ने बहुत होमवर्क दिया, वो सुनने ही नहीं, मान नहीं रहे। अब बोले अब तुम क्या करो, होमवर्क ही करो, क्योंकि तुम्हें मैंने चाय पर बुलाया था, तुम चाय पर आए नहीं, तुमने अग्रीमेंट तोड़ी है। मैं तुम पे हमारे पुलिस स्टेशन में जाकर केस करने वाली हूं। क्या लगता है रश्मिका पुलिस स्टेशन में जाकर केस करेगी? केस करेगी क्या? केस करेगी क्या? अच्छा, अब मोटिवेशन के तौर पे बहुत बार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ चीजें प्रॉमिस कर देते। मैंने 1-2 बार हमारे साक्षी के डैडी को बोला साक्षी पढ़ नहीं रही, साक्षी पढ़ नहीं रही, तो उसके डैडी ने एक युक्ति लगाई। बोले साक्षी को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो बोले ये संडे को मैंने सुना है कि इकोनॉमिक्स की एग्जाम है। बोले हाँ, तो ठीक है, आई प्रॉमिस कि ये वाले सीए फाउंडेशन के संडे के एग्जाम को साक्षी बेटा तुम क्या करो, पढ़ाई अच्छे से करो, अगर तुम एग्जाम में 50 में से 50 मार्क ला लिए तो मैं तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा। और फिर आईफोन सुनते ही पूरे उत्साह के साथ दिन रात हमारी साक्षी पढ़ने लगी। और जैसे तय था, साक्षी ताई को एग्जाम में 50 में से 50 मार्क आ गए। अब फिर उसके बाद हाँ तालियां, हो सकता नहीं, तालियां बजाने में क्या दिक्कत है? हो सकता तो नहीं है, लेकिन ताली बजाने में क्या दिक्कत है? ऐसा होना चाहिए। हो सकता नहीं ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ना। पार्टी दे दो, हाँ ले लो, पार्टी ले लो उसे, मुझे मेरी भी ले लो। तो अब देखो, साक्षी के पापा ने प्रॉमिस किया था कि एग्जाम में अगर 50 में से 50 नंबर आए तो मैं आईफोन दूंगा। अब साक्षी बड़े उत्साह के साथ हे पन्ना साले लेकर पेपर लेकर घर जाती है और घर जाकर पापा हे क्या? म्हणजे काय पेपर, म्हणजे काय 50 पैकी 50 मार्क आणलेत मी। म्हणलं तर तुम्ही म्हणले तर मला त्या दिवशी आपने कहा था ना मुझे कि अगर 50 में से 50 नंबर लाए तो मुझे आईफोन दिलाओ। मला आत्ताच्या आत्ता आईफोन पाहिजे। पापा बोले वो तो मैं चुप मजाक कर रहा था। ऐसा कैसे मजाक कर रहे, मेरे जज्बात के साथ खेल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आई हे काय प्रकरण चालू है घरात? मम्मी ये क्या चालू है घर में? पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें आईफोन दिलाऊंगा और अब मुकर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पिताजी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अभी कभी पुलिस स्टेशन में जा रहा हूं, तुम्हारी कंप्लेन करवा रहे हूं। पुलिस वाले भैया कंप्लेन लिखिए, गौर से देखो इस पिताजी को, गौर से देखो इस पिताजी को। ये झूठी झूठी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं। पिछले 1 हफ्ते में एक स्टोरी नहीं डाली मैंने इंस्टाग्राम की।
मेरी पूरी स्नैक्स की स्ट्रिक, क्या स्नैप की स्ट्रिक्स तोड़ दी पूरी इस 50 मार के चक्कर में। जज्बात के साथ खेले बच्चे के। 7 दिन में एक स्नैप नहीं डाला मैंने। दिन रात पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई में इतनी व्यस्त थी कि एक स्नैप नहीं भेजा। पुलिस वाले मामा मेरी पूरी स्ट्रिक टूट गई। और ऊपर से बोल रहे कौन सा फोन, अभी क्या भी केस करो इनके ऊपर, अभी क्या भी केस करो इनके ऊपर, पकड़ के लेके जेल के पीछे डाल दो, सलाखों के पीछे इनको। मुझे इंसाफ चाहिए। क्या लगता है? ठीक है, चलो अब सुन के थोड़ा सा मजाक बाजू में रखो। चलो मजाक आप थोड़ा बाजू में रखो। अब मैंने आपको 2 इंस्टेंस बताए। अनडाउटेडली देयर वाज एन अग्रीमेंट, अनडाउटेडली देयर वाज एन अग्रीमेंट, देयर वाज अग्रीमेंट बिटवीन साक्षी एंड हर फादर, देयर वाज एन अग्रीमेंट बिटवीन विष्णु एंड रश्मिका। दोनों भी केस में अग्रीमेंट है, दोनों भी केस में अग्रीमेंट है नहीं है? है नहीं है? है नहीं है? है। Can I say all agreements are contract? Because every agreement is not enforceable by law. Every agreement is not enforceable by law. Just because साक्षी के डैड had agreed कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा और रश्मिका को विष्णु ने फोन पे बोल दिया हाँ मैं चाय पे आऊंगा, हमारा विष्णु चाय पे नहीं गया और साक्षी के पिताजी ने उसे मोबाइल नहीं दिलाया, इसका मतलब ये थोड़ी है साक्षी अपने पिताजी को पकड़ कर जाए बोले कोर्ट में जज साहब मुझे इंसाफ दो। रश्मिका फोन करके बोले पुलिस वाले साहब इसको उठा लो, ये बोले थे कि भाई चाय पे आऊंगा अब नहीं आ रहा है, मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है विष्णु। बोलेंगे क्या ऐसे? बोलेंगे क्या ऐसे? अनडाउटेडली माय डियर फ्रेंड्स देयर इज एन अग्रीमेंट, अनडाउटेडली देयर इज एन agreement, but the point here is these agreements are domestic agreements. These agreements are domestic agreements. जब कभी भी जब पापा ने साक्षी को जो अग्री किया था, क्या उसके अंदर ऐसा तय था या दोनों भी पार्टी के दिमाग में ऐसा कोई इंटेंशन था क्या कि अगर साक्षी के दिमाग में था पापा प्रॉमिस करने, अगर पापा तुम ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं करे तो तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगी, ऐसा दिमाग में है क्या? लीगल इंटेंशन, दोनों भी पार्टी को एक दूसरे को एक लीगल इंटेंशन या लीगल रिलेशनशिप में बाइंड करने का कोई इच्छा नहीं है। रश्मिका चाय पे बुला रही है, रश्मिका चाय पे बुला रही है, क्या उसके दिमाग में इंटेंशन है कि कहीं पर भी कि विष्णु अगर मेरे चाय का ऑफर लेकर अगर नहीं आ रहा, अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं चाय पीने आऊंगा, लेकिन कल को अगर विष्णु चाय पर नहीं आता तो मैं उसको जेल में डाल दूंगी, ऐसा कोई इंटेंशन है क्या दिमाग में? नहीं। तो यानी इस तरह के अग्रीमेंट जो है बेटा, इस तरह के जो अग्रीमेंट है, इन सभी अग्रीमेंट में डोमेस्टिक अग्रीमेंट का नेचर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? डोमेस्टिक अग्रीमेंट। एंड डोमेस्टिक और सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट यानी परिवार के बीच में एक दूसरे के बीच में जो अग्रीमेंट होती है। हम बहुत बार हमारे माँ बाप की बातें नहीं सुनते, बहुत बार क्या हर बार हम हमारी पापा मम्मी की बात नहीं सुनते, और 100 में से एक बार पापा मम्मी हमारी बात नहीं सुनते। इसका मतलब हम पापा मम्मी को कोर्ट में लेके जाते हैं क्या? हाँ, हमारी बहुत बार साक्षी तय पढ़ाई नहीं करती तो पिताजी बोलते हैं भाई चलो कोर्ट में, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, स्टोरी पे स्टोरी डाल रही, स्टिक पे स्टिक कर रही, इसका कुछ तो करो, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं खर्चा कर रहा, फीस भर रहा, लेकिन ये पढ़ नहीं रही, जज साहब इंसाफ दो। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये घरगुती एग्रीमेंट है, इसे हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट का करने का उद्देश्य उसे लीगली इन्फोर्स करने का इंटेंशन नहीं होता। Whenever we have domestic agreement, we don't have that intention to create a legal relationship between the parties. So इस तरह के डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि वो आपसी सहमति से, आपसी सहमत से, आपसी समझ से अपने रिलेशन के हिसाब से एक दूसरे से प्रॉमिस की जाती है। और जब भी ये दोनों चीजें हो रही है, आपके पापा आपको बोलते हैं कि आप ये चीज कर लो मैं आपको कुछ दे दूंगा, आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मैं कुछ कर लूंगा आप मुझे दे देना, ये जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग आपके और आपके परिवार के बीच में है, ये दिस इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। किसका पापा 50 मार्क आने पे आईफोन लेकर देगा?
अगर इनके पिताजी देंगे तो वो क्यों देंगे? दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये उन्हें कोर्ट में लेकर जाएगी या जेल में डाल देंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। जब कभी भी कोई डोमेस्टिक अग्रीमेंट होता है, उस डोमेस्टिक अग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सिबिलिटी लैक होती है। देयर इज नो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। डेफिनेशन क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सब डोमेस्टिक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है क्या? तो क्या डोमेस्टिक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? क्या डोमेस्टिक अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं। और बेटा तुम्हारा रश्मिका का क्या रिश्ता है? बहन है तुम्हारी? और जस्ट गुड फ्रेंड्स, जस्ट गुड फ्रेंड्स। इसनु एंड रश्मिका आर जस्ट सो कॉल्ड फ्रेंड्स। हाँ, तो जस्ट सो कॉल्ड फ्रेंड्स दोनों हैं। तो अब मेरी बात समझो, अब दो दोस्तों के बीच में अग्रीमेंट हुए, दिस कैन नॉट बी अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। यस, प्लीज कम टू पॉइंट। मजाक को बाजू में रखो। दिस इज नॉट अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। नाउ दिस इज अग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स वेयर दे बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। These kind of agreements are called as social agreements. This kind of agreements are called as social agreements. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ। अब लेट्स से हमारा भाले हैं, हाँ हाँ, लाइटर भाले। सो भाले की बहुत सी अच्छी दोस्ती है कटरीना के साथ। हाँ, जीरो पिक्चर। तब जैसे ही भाले का बर्थडे का भी भाले तेरा 17 अप्रैल को, अप्रैल में हमारे भाले का बर्थडे है और कटरीना उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। तो फिर भाले फोन पे बोलता है, अच्छा कटरीना तुम 17 तारीख को क्या कर रही हो? तो बोले कुछ नहीं। बोले क्यों, कोई सीरियस बात? नहीं नहीं, एक्चुअली वो क्या है, मेरा बर्थडे है तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे बर्थडे पे आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बोले ओके, आई विल ट्राई टू कम। ठीक है, तुम अरेंजमेंट करो, मैं जरूर आऊंगी, ऐसा कटरीना ने कह दिया। तो उसके हिसाब से हमारे भाले ने पूरे क्लास में राड़ा कर दिया, सबको बुला रहे कटरीना आ रही है, कटरीना आ रही है। वहां से डीजे वाला बुला लिया और डीजे वाले को बोला एक ही गाना बजाना, क्या चिकनी चमेली या फिर शीला की जवानी, पूरे कटरीना के गाने लगा। बोले यही बजाना, इसके बाहर कोई बजाए तो देखना ना। पूरे अरेंजमेंट कर लिए, सब दोस्तों को बुला लिया, सब आया, कटरीना आ रही, कटरीना आ रही। पूरे गांव में, मोहल्ले में, सब जगह बोला बड़ा करे मेरे बर्थडे को कटरीना आने वाली है। और वहां पे जहाँ घर है इनका, घर के कॉर्नर में एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, विष्णु के, प्रेम के, गणेश के, सबके फोटो। कटरीना ताईचे प्रभावी नदी नगरी में तो भाले जी फुल मूड में है और सभी दोस्तों ने बैनर लगाया गली के कोने पर, कटरीना ताई प्रभावती नगरी मध्ये हार्दिक स्वागत।
ए दमा लगी। अरे वाह। अच्छा तो अब प्रिपरेशन सारी हो चुकी है, भाले का बर्थडे है, पोस्टर लग चुका है गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में। और अब वक्त बज रहे 6 बजे का टाइम दिया था, पूरे गांव मोहल्ले के सब लोग सब रेडी हो गए। और रेडी होके अब वो बोला कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। डीजे वाले बाबू ने चालू किया, चिकनी चमेली भाले चालू, हमारा भाले चालू, चिकनी चमेली अकेले भीतर डांस कर रहा खुशी खुशी। सब दोस्त भी सारे कटरीना आ रही है, कटरीना आ रही है। और फिर जैसे ही बर्थडे का टाइम हुआ, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए और कटरीना आती ही नहीं। रात के 11 बजे हमारा भाले टेंशन में आ गया। अब इसने फाड़ते बैनर फाड़। फाड़ दो बैनर। कटरीना को फोन मिला था कि तुमने अच्छा नहीं किया कटरीना, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना ये कोई रहे न सब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, सुना लागे रे। तो हमारे भाले ने गाने चिपका दिए और कटरीना बोली सॉरी वो क्या है ना, मैं थोड़ी जब तक के जान में शाहरुख के साथ शूटिंग में बिजी हूँ, मैं यहाँ से फ्री होने के बाद तुम्हारे को कॉल करती है। तो कॉल कट कर दिया, मेरा कॉल कट कर दिया, मेरे इज्जत का भाजीपाला कर दिया। मैंने इतनी तैयारी की, डीजे लगाया, डीजे ले बाबू लगा, गांव में बैनर लगाए, सबके इतना बर्थडे का इतना प्रिपरेशन के, कटरीना तुम आई नहीं है, सब कैसा हो गया? तुमने मुझे वादा किया था, मेरे पास कॉल में रिकॉर्डिंग है, तुमने प्रॉमिस किया था तुम आओगे नहीं आई ना। ठहरो, अब मैं इंसाफ लेके रहूंगा। कोर्ट में जाता है, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब बोले बेटा क्या हुआ? बोला ये कटरीना है ना, बहुत बदमाश है। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? ये देखो कॉल रिकॉर्डिंग, मुझे बोले बर्थडे को आऊंगी, मेरे दोस्तों ने इतने सारे बैनर लगाए, मैंने डीजे लगाया, मैं डांस किया, शीला की जवानी भी किया, कम ज्यादा में मुन्नी को बदनाम भी कर दिया, लेकिन फिर भी कटरीना आई नहीं। जज साहब मेरे जज्बातों के साथ कटरीना ने खेल लिया है, मेरे जज्बातों के साथ कटरीना ने खेला है। जज साहब मुझे इंसाफ दीजिए। जज साहब आप बताओ मुझे ये अग्रीमेंट क्या है? इट्स अ सोशल अग्रीमेंट, इट्स अ सोशल अग्रीमेंट। डू यू थिंक द कोर्ट विल एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स द अग्रीमेंट और कटरीना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है क्योंकि भाले के बर्थडे को आए नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आया ना, कटरीना तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दीज अग्रीमेंट्स आर सोशल अग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो हम क्या समझे? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो कैन आई से ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट? सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। Can I say all contract are agreement? 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 And are all agreement contract? Are all agreement contract? So इससे हमें क्या समझ में आता? ब्रॉडर टर्म क्या है? अग्रीमेंट। क्या है बेटा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट includes every type of agreement. Agreements which are enforceable by law, agreement which are enforceable by law are just the contract. जो enforceable by law होते हैं वही agreement contract होते हैं
और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो डोमेस्टिक और सोशल अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट आर अग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? समझ में आया? चलो आ जाओ पॉइंट पे। सोशल अग्रीमेंट कैन नेवर बी कॉन्ट्रैक्ट एट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एग्जांपल्स दे दिए तो फिर से एग्जांपल नहीं दूंगा। अबव गिवन एग्जांपल्स आर सोशल एग्रीमेंट्स हेंस कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट एज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब हमें क्या समझा है? अग्रीमेंट्स विच आर नॉन डोमेस्टिक आर अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, विच आर enforceable by law. Agreements which are enforceable by law are contract. Ganesh promised to pay 20,000 to Ganesh promised to sell his bike to Isnu and Isnu promised to pay rupees 20,000 for same. Now the both parties are intending to create a legal relationship जहां पे गणेश अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और विष्णु से 20,000 रुपए लेना चाहता है। विष्णु ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा और विष्णु ने यह ठाना है कि उसके बदले में वो गणेश से गाड़ी लेगा। दोनों भी पार्टीज के बीच में एक लीगल इंटेंशन है कि कल को गाड़ी देने के बाद अगर विष्णु नहीं पैसे देता है तो गणेश के विष्णु को छोड़ने वाला है क्या? नहीं, वो कहां लेकर जाएगा? कोर्ट में। और कोर्ट में बोलेगा मैंने इसको गाड़ी दी है, ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुझे पैसे चाहिए। ये इस हिसाब से हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक गाड़ी तो मैंने दे दी लेकिन ये मुझे पैसे नहीं दे रहा। विष्णु ने पैसे दे दिए, गणेश गाड़ी नहीं दे रहा। विष्णु मानने वाला है क्या? नहीं। विष्णु क्या करेगा? गणेश को कोर्ट में लेके जाएगा और बोलेगा जैसा मुझे इंसाफ कराओ, मैंने इसको पैसे दिए, इसने गाड़ी नहीं दी। तो कोर्ट क्या करेगा? गणेश को बोलेगा, पनिश करेगा और उसको बोलेगा उसको गाड़ी दे दो जैसा एग्रीमेंट में तय हुआ है। सो नॉन डोमेस्टिक नॉन सोशल अग्रीमेंट्स आर अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वो सारे एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी हम क्या समझे? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हम कहां तक पहुंचे? कॉन्ट्रैक्ट इज अ अग्रीमेंट वर्ड तक पहुंचे। अग्रीमेंट में हमने दो टाइप देखे, डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक। Domestic or social agreements are contracts which are not enforceable by law, hence they are agreements which are not enforceable by law and hence they cannot be contract, but non-domestic agreement, non-social agreements are contracts which are enforceable by law. Agreements are enforceable by law and hence contract. तब जो कॉन्ट्रैक्ट में जो अग्रीमेंट है, अब समझते हैं इस अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है। इस अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इज गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज पर सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, every promise or set of promises, every promise, now look at the definition carefully, every promise and set of promises forming a consideration for each other is called as agreement. agreement का define कैसे किया है contract में? every promise and set of promises forming a consideration for each other is called as agreement. चलो repeat after me. every promise or set of promises forming a consideration for each other is called as an agreement. every promise or set of promises forming a consideration for each other is called as agreement. every promise or set of promises forming a consideration for each other is called as agreement. every promise or set of promises forming the consideration for each other is called as agreement. Now please pay attention.
Ganesh promised to sell his bike to Ishnu for 20,000 and Ishnu promised to pay 20,000 for same. Is it a domestic agreement? Is it a domestic agreement? It's not a domestic agreement because both the parties are intending to create a legal relationship. Is it a social agreement? No. It's a proper agreement which is enforceable by law. अब देखो agreement का definition क्या है? Every promise and set of promises forming a consideration for each other is called as an agreement. अब इस contract को, इस agreement को हम contract कह सकते हैं और contract है, इसके लिए पहले ये देखना होगा कि क्या ये agreement है. Agreement है या नहीं है ये देखने के लिए definition के हिसाब से इस particular example को analyze करो. क्या बोला है agreement की definition में? Every promise and set of promises forming the consideration for each other. अब देखो Ganesh under this agreement has promised to sell his bike to Vishnu. Aya na? So there is one promise which is made by Ganesh to Vishnu. What is that promise? Ganesh is promised कि मैं तुम्हें मेरी गाड़ी बेचूंगा. I will sell my bike to you. So can I say this is promise number 1 which is made by Ganesh to Vishnu. Aya na? Aya na? Now look at the second instance. Ishnu had promised to pay 20,000 for buying the bike. अब Ishnu क्या promise कर रहा है कि मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदूंगा और बदले में मैं तुम्हें 20,000 रुपए पे करूंगा. 20,000 रुपए तुम्हें पे करूंगा. ऐसी प्रॉमिस कौन किसे कर रहा है? ऐसा प्रॉमिस कौन किसे कर रहा है? Ishnu गणेश को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 20,000 रुपए पे करूंगा. So can I say there is one more promise number 2 which is made by Ishnu to Ganesh? Ganesh is making one promise to Ishnu and Ishnu is making one promise to Ganesh. तो देखो क्या इस agreement में 2 promise है? 2 promise है क्या? एक गणेश ने विष्णु को किया, एक विष्णु ने गणेश को किया. क्या है definition? Every promise और set of promises. Set of promises कैसे होता है? जब एक से ज्यादा promise होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? Set of promises. एक promise किसने किसे किया है? गणेश ने विष्णु को किया है. दूसरा किसने किया है? विष्णु ने गणेश को किया है. So there is set of promises. There is set of promises. Every promise or set of promises forming a consideration for each other. Consideration का मतलब होता है something in return. Ganesh is making a promise that he will sell his bike to Vishnu. Is this without consideration? He is asking something in return. What is that? Money. What is that? 20,000. So can I say promise of Vishnu, promise of Ishnu is the consideration for Ganesh? Can I say promise of Ishnu is consideration for Ganesh? Haya na? Haya na? Promise of Ishnu that is paying 20,000 is the consideration for Ganesh for which he is selling his bike. Haya na? And bike is the promise which is made by Ganesh to Ishnu, which is a consideration for Ishnu, why Ishnu is paying 20,000. Haya na? Ganesh is promising to sell his bike, लेकिन बदले में वो क्या consideration चाहता है? पैसा जो है 20,000 रुपए. Ishnu 20,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो क्या चाहता है? बाइक. तो गणेश की जो प्रॉमिस है वो Ishnu का कंसिडरेशन है. Ishnu की जो प्रॉमिस है वो गणेश का कंसिडरेशन है. So promise and set of promises forming a consideration for each other. Ganesh promise is Ishnu consideration. Ishnu promise is Ganesh consideration, forming consideration for each other. Now there are 2 promises which are forming consideration for each other. होगा ये definition cover? Every promise and set of promises forming the consideration for each other is called as an agreement. समझ में आया definition? Definition समझ में आया क्या? आया ना? चलो फिर अब क्या बोला है? Every promise and set of promises. तो अग्रीमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज जिस वर्ड पे दिया गया है वो क्या है? प्रॉमिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉमिस. प्रॉमिस मतलब क्या? आईची शपथ म्हणजे प्रॉमिस नसते. खूप लबाड लोक असतात, लबाड बोलतात आईची शपथ मी केलं नाही, पण नेमकं केलेलेच असतात. असं मम्मीची शपथ, that is not शपथ because that is also to be defined. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे चलेगा,
सो मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गणेश ने प्रॉमिस किया कि मैं बाइक बेचता हूं तुम्हें, और विष्णु बोलता है कि मैं 20,000 दे दूंगा। ये एक ओरल अग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं, किया हुआ नहीं है, और नहीं कहीं उसका ओरल रिकॉर्ड है, ना कोई विटनेस है। और बाद में कोर्ट में पूछ लिया कि बोलो तुमने क्या प्रॉमिस किया था, तो गणेश बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं बाइक दूंगा, और विष्णु ने बोला कि मैं 20,000 रुपये दूंगा। जज साहब के सामने विष्णु बोल दिया, आईची शपथ में अशी का प्रॉमिस केलीच नाही, मैंने ऐसी कोई प्रॉमिस की ही नहीं। सो इसके लिए हर चीज को डिफाइन करना होगा। प्रॉमिस क्या है ये भी डिफाइन किया गया। प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन agreement. So next definition we got to see in the contract act is what is promise. Promise म्हणजे काय? What do you mean by promise? How is promise defined? How is the word promise defined? Promise. Proposal when accepted becomes a 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 promise. Bhale making proposal to Katrina, sitting on toes. पहले छू इतना है और घुटने बैठेगा और इतना हो जाएगा, पहले भाले इतना है और नीज पे बैठेगा, घुटने बैठेगा और इतना हो जाएगा। फिर कटरीना बोली शो क्यूट लेकलू, कटरीना एक ऊपर से देख बोली शो क्यूट लेकलू, व्हाट विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या बोला भाले, विल यू मैरी मी। कटरीना ने बोला यस आई विल मैरी यू। ओ पार्टी, चल पार्टी दे, शादी कर दी कटरीना के साथ। तब भाले ने प्रपोज किया कटरीना को और कटरीना ने प्रपोजल उसका एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो ये हो गया वादा। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। तो वादा हो गया। हमारे भाले जी ने प्रपोजल किया था, प्रपोज किया था कटरीना को, और कटरीना ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। Now there was a proposal which was made by Ganesh to Vishnu. What was this proposal? That he wanted to sell his bike to Vishnu. Now this proposal, जहाँ गणेश ने बोला कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी खरीदने के लिए मैं तैयार हूं। जब उस प्रपोजल को गणेश ने जो प्रपोजल किया है अपने गाड़ी बेचने का, जब विष्णु उसे एक्सेप्ट करेगा, then that proposal will become a promise, under which Ganesh has promised to sell his bike to Vishnu. Ganesh has promised to sell his bike to Vishnu. This promise will come to an existence जब proposal वो करेगा, वह मला माझी गाड़ी विकायची, I want to sell my bike, and Ganesh says yes I'll accept this proposal, I am ready to buy, I will buy your bike. When the proposal is accepted, then it becomes a promise. In the same manner, Ganesh says I'll pay you 10,000. Ganesh has made a proposal where he said कि I will pay you 10,000 for the bike. Vishnu says I'll pay 10,000 for the bike, but Ganesh says 10,000 में मैं नहीं दूंगा गाड़ी मेरी, 20,000 तो भी कम से कम लगेगा। चलो पुरानी गाड़ी इतनी भी खराब नहीं है, चलती है बस एक जगह से दूसरी जगह, तो 20,000 रुपए तो कम से कम लगेंगे। So proposal is made by Vishnu to Ganesh, that is not accepted by the other person, that is Ganesh. Now this proposal cannot be considered as promise. Understand? This proposal cannot be considered as promise. If there is no promise, there is no agreement. If there is no agreement, there is no contract. For a contract, there have to be an agreement. For a contract, there has to be an agreement. For agreement, there has to be promise. That promise can be there only if there is a proposal which is accepted. If Vishnu is making a proposal which is not accepted by Ganesh, there cannot be a promise. If there is no promise, there is no agreement. If there is no agreement, there is no contract. Are you getting my point? Are you getting my point?
इसीलिए प्रपोजल करने के बाद, ठीक है मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए दूंगा, इज द प्रपोजल विच इज मेड बाय गणेश एंड गणेश एक्सेप्ट्स द सेम, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? पहले प्रपोजल किया जाता है, वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू अनदर। देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा दो व्यक्ति होते हैं, दो पार्टीज होते हैं, तो उसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रपोजल देता है, दूसरा पार्टी उसे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाता है प्रॉमिस। भाले ने प्रपोज किया, कटरीना ने एक्सेप्ट किया, फिर जाके वो बनी प्रॉमिस, फिर वो जाकर बनी प्रॉमिस। तब तक वो प्रॉमिस बनता है क्या? नहीं। तब तक वो प्रॉमिस बनता है क्या? नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? प्रपोजल when accepted, proposal when accepted becomes a promise. But what is proposal? Again a definition. Proposal is defined under section 2A of the Indian Contract Act 1872, where proposal is defined as when a person to whom, now understand definition please, ध्यान दो proposal का definition, when one person signifies to, it's not on, it is one, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtaining the assent of that other to such an act or absistence he is said to make a proposal. Proposal कितना इजीली डिफाइन है? सेक्शन नंबर 2A, देखो लॉ में ऐसे डेफिनेशन रहते हैं। क्या बोला है सेक्शन नंबर 2A में? सेक्शन नंबर 2A डिफाइंस द वर्ड प्रपोजल। व्हाट इट स्टेट्स? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। इससे पहले मैं डेफिनेशन समझाऊं, इस डेफिनेशन के कुछ वर्ड्स को समझो। सिग्निफाइज का मतलब होता है टू कम्युनिकेट। सिग्निफाइज का मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट। विलिंगनेस टू डू समथिंग इज फॉर डूइंग समथिंग। एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इज डिफाइंड एज विलिंगनेस टू डू समथिंग। एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप। एब्सटेन का मतलब होता है टू स्टॉप। असेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब क्या दिया है यहां पर? ये क्लास डेफिनेशन है, इसके बाद छुट्टी। एज पर सेक्शन 2E of the Indian Contract Act 1872, every promise or set of promises forming a consideration for each other is called as an agreement. Proposal when accepted becomes a promise, and proposal is defined as when one person signifies to another his willingness to do or not to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of another. He is to such an act or subsistence he is said to make a proposal. Signifies का मतलब क्या है? To communicate. Abstain का मतलब to stop. Assent का मतलब acceptance. अब इन वर्ड्स को रिप्लेस करो और फिर पढ़ो। As per section 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person communicates to another his willingness to do or to stop from doing anything with a view to obtaining the acceptance to such an act or stoppage, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. He is said to make a proposal. देखो, गणेश has communicated his willingness to sell his bike to Isnu. When one person signifies to another, Ganesh will communicate this proposal to Vishnu. Ganesh will communicate this proposal to विष्णु। किस लिए बोल रहा है? ऐसे कुछ काम नहीं, बैठे बैठे विष्णु मला माझी गाडी विकायची, बोला का असंच, ऐसा थोड़ी, उसको सचमुच में बेचनी है इसलिए वो प्रपोजल कर रहा है। उसको सचमुच में बेचनी है इसीलिए उसने प्रपोजल किया है। वेर इज मेड अ प्रपोजल टू विष्णु।
When one person signifies to another, communicates to another. What has Ganesh communicated to Vishnu? That he wants to sell his bike. When one person signifies to another his willingness to do, what he is willing to do? He is willing to sell his bike. He is willing to sell his bike. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything such a with a view to obtaining assent of the another. अभी विष्णु को जो कम्युनिकेशन किया है अपने गाड़ी बेचने का, ये गणेश विष्णु को क्यों कर रहा है? ताकि ये प्रपोजल सुनकर अगर गणेश को अच्छा लगे तो गणेश इसे एक्सेप्ट करे और इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जहां पर ये गाड़ी वो विष्णु को बेच सके. हाँ या ना? हाँ या ना? भाले कटरीना को प्रपोजल क्यों कर रहा है? इसलिए कि कटरीना रिजेक्ट करे? नहीं, इसलिए ताकि कटरीना थोड़ा सा उसको कंसिडरेशन दे और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करे. गणेश अपने गाड़ी बेचने का प्रपोजल विष्णु को इस उद्देश्य से कर रहा है. गणेश इज कम्युनिकेटिंग हिज प्रपोजल. गणेश इज कम्युनिकेटिंग हिज प्रपोजल टू विष्णु विथ इंटेंशन टू टेक द एक्सेप्टेंस ऑफ विष्णु, कि विष्णु को अगर मैं ऑफर करूं तो विष्णु जो है मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करे. क्योंकि अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया देन इट विल बिकम अ प्रपोजल. अब इस प्रपोजल में क्या है? ही इज विलिंग टू डू समथिंग. व्हाट इज विलिंग टू डू? ही इज विलिंग टू सेल हिज बाइक. हाँ या ना? When one person, who is one person? Ganesh, signifies to another, communicates to another. Ganesh communicates to another person, Vishnu. When one person signifies to another his willingness to do, what is willing to do? He is willing to sell his bike. Willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of the another. ये कम्युनिकेशन किस लिए है? ताकि विष्णु के पास से एक्सेप्टेंस मिल सके फॉर द सेल ऑफ द बाइक. For the sale of the bike, with a view to obtain the assent of another to such an act or subsistence is called as proposal. Is called as proposal. Is called as proposal. Is called as proposal. Proposal क्या होता है? जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कम्युनिकेट करता है इस उद्देश्य से कि दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर सके. इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं प्रपोजल. क्या कहते हैं बेटा? प्रपोजल. नाउ अंडरस्टैंड प्रपोजल. प्लीज पे अटेंशन. प्रपोजल कैन बी विथ रिस्पेक्ट टू टू व्यूज. विथ अ व्यू ऑफ डूइंग समथिंग, with a view of doing something, with a view of not doing something, with a view of doing something and with a view of not doing something. अभी हमारा भाले है, he is going to make a proposal to Katrina where he is going to ask Katrina, will you marry me? लेकिन इससे पहले कि वो प्रपोजल कटरीना को करे उसे पता चल जाता है कि उसे इमीडिएटली ये पता चल जाता है कि उसका जो दोस्त है बाजू में बैठा हुआ रितेश, उसका जो दोस्त है रितेश सरपंच, ही इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ प्रपोजल टू कटरीना. अभी हमारा भाले इनसिक्योर फील करने लग रहा है. भाले को लग रहा है ऐसा कैसा, ऐसा नहीं जमता. अगर रितेश भैया ने कर दिए तो कहीं रितेश देशमुख समझ के हाँ ना कर दे तो फिर थोड़ा गड़बड़ है. अब रितेश अभी ऐसा करने वाला है ऐसा समझ गया, भाले टेंशन में आ गया. क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा. काटा तो काढ़ा लगते हैं तो बोले कैसा करने का, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा. तो वो अपने दोस्त के पास गया, अजीत दादा के पास गया. अजीत दादा बोले कुछ तो सेटिंग बोलो. तो अजीत दादा बोले कोई चिंता मत कर, तो एक काम करो, तुम और हम बैठते हैं, हम दोनों बैठकर क्या करते हैं, हमारे रितेश को बुला लेते हैं. रितेश को चाय पे बुलाते हैं और चाय पे बुला के रितेश को एक ऑफर देते हैं कि भाई देख मेरा लव ट्रू लव है, ओ माई ट्रू लव. तुम्हारा ट्रू लव नहीं है तो तुम क्या करो, तुम थोड़ा बाजू में हट जाओ
बोला ऐसे कैसे हटू, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ प्रपोजल। तो बोले एक काम करो, तुम कटरीना को प्रपोज मत करो, यू डोंट मेक अ प्रपोजल टू कटरीना, आई विल पे यू 5 लाख रुपीज, आई विल पे यू 5 लाख रुपीज फॉर नॉट मेकिंग अ प्रपोजल टू कटरीना। अरे मुद्दे की तरफ ध्यान दो। आई प्रॉमिस टू पे यू 5 लाख रुपीज फॉर नॉट मेकिंग अ प्रपोजल टू कटरीना। When one person signifies to another, one person communicates to another his willingness to do or to abstain from doing or to stop from doing. Now यहां पे कुछ ना कुछ प्रपोजल भाले ने रितेश को किया है। यह प्रपोजल इस उद्देश्य से किया है कि रितेश को कुछ करने से रोक सके, कि रितेश को कुछ करने से रोक सके। और यह प्रपोजल जब रितेश एक्सेप्ट करेगा, रितेश विल बी स्टॉप फ्रॉम मेकिंग अ प्रपोजल टू कटरीना। दिस काइंड ऑफ प्रपोजल इज अ प्रपोजल फॉर नॉट डूइंग समथिंग, और इसे हम कहते हैं प्रपोजल टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। क्या कहते हैं हम इसे? प्रपोजल टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रपोजल टू स्टॉप डूइंग फ्रॉम समथिंग। इसे भी हम वैलिड प्रपोजल कहते हैं। इसे भी हम क्या कहते हैं? वैलिड प्रपोजल। वैलिड प्रपोजल विल गिव टू वैलिड प्रॉमिस, वैलिड प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो इस हिसाब से भाले ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, और रितेश ने प्रॉमिस किया है कि ठीक है, इस 5 लाख रुपए के बदले में मैं कटरीना को प्रपोज नहीं करूंगा। नाउ ही इज मेड एन अग्रीमेंट, ही इज मेड अ प्रॉमिस, ही इज ऑल्सो मेड अ प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जहां पर भाले के लिए कंसिडरेशन ये है कि रितेश प्रपोज नहीं करेगा, और रितेश के लिए कंसिडरेशन 5 लाख रुपए जो भाले देगा। नाउ एंटायर एग्रीमेंट is to abstain from doing, which is stopping Ritesh from proposing Katrina. Hi Anna, right? Now this agreement to abstain from doing is also a valid agreement and is enforceable by law. यानी कल को अगर भाले पैसे नहीं देता तो रितेश कोर्ट में भाले को ले जा सकता है कि मैंने इसको वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा, अब मैं नहीं किया तो अभी बोल रहा पैसे नहीं दूंगा, कटरीना के साथ शादी हो गई तो अभी मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो ये बात गलत है, तब इसके ऊपर मुझे कार्रवाई करना है, तो कार्रवाई कर सकता है। So proposal can be of doing something. हमारे पहले वाले एग्जाम्पल में गणेश wanted to sell his bike to Isnu. That was an agreement to do something. दूसरा वाला एग्जाम्पल जहां पर भाले रितेश को 5 लाख रुपए दे रहा है कि कटरीना को प्रपोजल ना करो, कटरीना को प्रपोजल ना करो। Now this particular agreement, this particular proposal is to abstain from doing, is to stop Ritesh from doing something. Such an act or absistence, such an act of doing something or absistence is called as proposal. समझे क्या? Act क्या हुआ? Such an act when one person communicates to another his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain the assent of that another, to view to obtain the assent of that another. Such an act और एब्सिस्टेंस इज कॉल्ड एज प्रपोजल। ये एक्ट है वो एब्सिस्टेंस है, ये एक्ट है वो एब्सिस्टेंस है। टू डू समथिंग, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। दोनों के अंदर गणेश ने जो प्रपोजल किया है, भाले ने जो प्रपोजल किया है, इट इज मेड और कम्युनिकेटेड विद द इंटेंशन दैट इश्नु शुड एक्सेप्ट, दैट रितेश शुड एक्सेप्ट। सो एक्ट विद अ व्यू टू सच अ एक्ट और एब्सिस्टेंस इज कॉल्ड एज प्रपोजल। एब्सिस्टेंस किसके लिए होता है? Not doing something is absistence, doing something is an act. अभी ओके? समझे डेफिनेशन? अब देखो डेफिनेशन इजी लगता है क्या? As per section 2 of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that another to such an act or absistence, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. Yes or no? हाँ या ना? Finally, लास्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे एक्सेप्टेंस। एक पॉइंट पे आके रोकूंगा, ऐसे बीच में नहीं रोक सकते। लास्ट फाइनल पॉइंट 2 मिनट का, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड इन सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हेन वन पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, he is said to have accepted the proposal.
He is said to have accepted the proposal. Yes or no? हाँ या ना? Now, proposal is accepted when the person to whom the person to whom the proposal is made signifies का मतलब क्या है? Communicate. Signify का मतलब क्या है? Communicate his assent का मतलब क्या है? Acceptance thereto. That is called as acceptance. Ganesh had made a proposal. Proposal was to sell his bike. That was communicated to Isnu. Now Isnu is ready to buy. Is ready to buy the bike. He communicates his acceptance. He communicates his assent to Ganesh. जैसे ही वो बोलता है कि हो मैं तुझे गाड़ी 20,000 रुपयाला घ्यायला तयार आहे. I am ready to buy your bike for 20,000. I'll pay you 20,000 for same. As the acceptance is communicated, this is called as the acceptance or assent is communicated or signified, it is called as acceptance. लेकिन वर्ड क्या बोला है? When the person to whom the proposal is made. क्या बोला है? When the person to whom the proposal is made. अब मुझे बात बोलो कि हमारा भाले है, अभी कुछ नहीं, चिंता मत करो, भाले पकड़ लिया, कटरीना के साथ जोड़ी लग गई, अभी चैप्टर के अंत तक चलने वाला है. कटरीना और भाले की जोड़ी तो आज लगा के रहेंगे, शादी यहीं करा करेंगे. बाकी कुछ हो मतलब क्लास में तो ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि इसकी शादी हो गई है, इनके 2-4 बच्चे भी है. तो आप दादा दादा ध्यान दो. When the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made accepts the offer. Let's say हमारा जो भाले है, he sits on his knee and वो बोलता है कटरीना propose will you marry me. लेकिन जब वो कटरीना को प्रपोज कर रहा होता है, बाजू में अर्चना सिंह खड़ी होती है. यू नो अर्चना सिंह, कॉमेडी नाइट. अर्चना सिंह वो सिद्धू बाजी की जगह पे जो लाके बैठा वाली है. When the person to whom the proposal is made signifies his assent. Now see, Bhale is sitting on his knees. He is making a proposal to Katrina. Will you marry me? कटरीना तो कुछ बोल नहीं रही, अर्चना जी उड़ी मार रही है, कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है. अब मुझे बोलो, अब मुझे बोलो, हमारा भाले ऑफर किसे दे रहा है? प्रपोजल किसे है? कटरीना को. एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? चलेगा क्या? इसका मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस असेंट उसी व्यक्ति ने देना है जिसे प्रपोजल दिया गया है. गणेश मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज बाइक टू विष्णु एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज गिवन बाय प्रेम. प्रेम बोलता है मैं गाड़ी के पैसे दूंगा. ओ, क्लास को दिखाना है क्या बेटा? ला मेरे पास जब्त कर, पूरे क्लास को दिखाता हूं. सो गणेश हैज मेड a proposal to Vishnu. Acceptance should be given by the person to whom the proposal is made. अब ये गाड़ी बेचने का प्रपोजल गणेश ने विष्णु को किया है, तो एक्सेप्टेंस किसने देना चाहिए? किसने? विष्णु ने. प्रेम बोल रहा हाँ ठीक है, हम तुम्हारी गाड़ी 20,000 रुपए में लेने के लिए तैयार है. कल को कोर्ट में जाने की नौबत आ जाती है और कोर्ट में गणेश बोलता है कि मैंने गाड़ी बेची गणेश को. गणेश बोलता मैंने गाड़ी बेची विष्णु को और ये पैसे नहीं दे रहा है. कोर्ट के सामने विष्णु बोला मी कधी हो म्हणलं होतं, मैंने कब हाँ बोला, मैंने कब हाँ बोला. तो गणेश क्या बोला? सब इसने नहीं बोला, ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम जो इसके साथ रहता है, इसने हाँ बोला कि पैसे दे देंगे, ठीक है हम तुम्हारी गाड़ी 20,000 रुपए में ले लेंगे. तो फिर जज साहब क्या बोलते? बेटा यहां जज्बात नहीं चलते, यहां पे सिर्फ कानून चलता है. Section number 2B of the Indian Contract Act 1872 defines that acceptance is when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto.
proposal was made to Ganesh by Vishnu. Assent or acceptance should have been given by Vishnu. Acceptance is given by Prem. So is it a proper acceptance? There is no proper acceptance of the proposal. There is no proper acceptance of the proposal. There is no promise. There is no promise. There is no agreement. There is no agreement. There is no contract. There is no contract. तो तुम भूल जाओ. बात समझे? बात समझे? हाँ या ना? Right? This is what is given in agreement. Now look at this particular. अरे 2 मिनट रुको रे. अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन का पार्ट और उसके अंदर के सब पार्ट पूरे यहां खत्म होते हैं. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कितना इजी है. लेकिन जब उसको हम डिवाइड करते गए, अभी तक हम उसी के पार्ट्स और एलिमेंट्स देखते गए. जहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहला क्या होता है? ऑफर या प्रपोजल. जहां पे सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 2A. देयर इज एन ऑफर. पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट में, पहला स्टेप क्या है? देयर शुड बी एन ऑफर और प्रपोजल. प्रपोजल को हम एक और वर्ड देते हैं जिसे हम कहते हैं ऑफर. ऑफर और प्रपोजल का मतलब एक है. फर्स्ट देयर शुड बी एन ऑफर और देयर शुड बी अ प्रपोजल which is made in section number, which is defined in section number 2A. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing such an act or existence with a view to obtain the assent of such other to such an act or existence is called as offer or proposal. हाँ या ना? तो जब सबसे पहले प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल फिर सामने वाला व्यक्ति जिसे प्रपोजल दिया जाता है वो क्या करता है? उसे एक्सेप्ट करता है. हाँ या ना? हाँ या ना? गणेश प्रपोज टू सेल हिज बाइक टू विष्णु. विष्णु एक्सेप्टेड सेम एंड दिस प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. हाँ या ना? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है? प्रपोजल से. प्रपोजल क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए. किसके द्वारा? जिस व्यक्ति को प्रपोजल किया है उसके द्वारा. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड. प्रपोजल किस चीज का हो सकता है? कुछ करने का हो सकता है, कुछ करने से रोकने का भी हो सकता है. कुछ करने का हो सकता है, कुछ करने से रोकने का हो सकता है. और जैसे ही कुछ करने का या कुछ करने से रोकने का अगर एक्सेप्टेंस सामने वाला देता है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. गणेश मेड अ प्रपोजल कि वो अपनी गाड़ी विष्णु को बेचेगा. विष्णु ने एक्सेप्टेंस दे दिया. नाउ दिस प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. नाउ देयर इज प्रॉमिस नंबर 1 वेयर गणेश हैज प्रॉमिस्ड टू सेल हिज बाइक टू विष्णु. विष्णु हैज मेड अ प्रपोजल कि मैं इस गाड़ी के बदले में 20,000 रुपए दूंगा और गणेश ने वो एक्सेप्ट कर लिया. सो देयर इज एन प्रपोजल विच इज एक्सेप्टेड बाय गणेश. देन देयर इज प्रॉमिस नंबर 2. First promise is made by Ganesh to Vishnu, where is promised to sell his bike. Second promise is made by Vishnu to Ganesh, where is promised to pay 20,000. There are set of promises forming consideration for each other. Ganesh की promise is Vishnu का consideration, Vishnu की promise is Ganesh का consideration. Promise and set of promises forming the consideration for each other will become an agreement. और section 2H क्या कहता है? Agreement enforceable by law. Agreement enforceable by law or contract. So can I say contract is equal to agreement plus enforceable by law? तब हमें पता है कि हर agreement enforceable by law नहीं होता. हर agreement enforceable by law नहीं होता. डोमेस्टिक और सोशल अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते. इसीलिए हमने कहा था ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट. तो कौन से ऐसे अग्रीमेंट है विच कैन बी एनफोर्स बाय लॉ? अग्रीमेंट तो बन गया. अब इस अग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ करने के लिए बहुत से कंडीशंस है, जिसमें आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज. इन सभी पॉइंट्स को जोड़ने के बाद एक अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनता है. An agreement when enforceable by law forms a contract. अभी ओके विद इंट्रोडक्शन? समझ में आया? एनी डाउट? किसी कुछ पूछना है? So that's all today for the first lecture of Indian Contract Act. Thank you.